डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा आज 27वां क्लास है। इसके पहले मैंने 26 क्लास और लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खूब अच्छे से कंफर्टेबल होते जा रहे होंगे। सब्जेक्ट को लेकर एक अच्छी समझ आप लोगों की बनती जा रही होगी। तो ये ज़रूरी है कि इस क्लास में आप पहले क्लास करने से पहले आप जाके प्रीवियस क्लासेस को देख लें, तब आप इस क्लास में अच्छी समझ बन जाएगी। डेमो के रूप में आप देख सकते हैं इस क्लास को, लेकिन यदि अच्छी समझ आपकी बनानी है तो आपको प्रीवियस क्लासेस में ही जाके फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने मंजिल तक जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आज बजट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बजट किस तरह से आता है और कमोबेश जैसे हम लोगों का बजट होता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप अपने घर के लिए एक प्रकार का बजट बनाते हैं। लेकिन जो आपका बजट बनाने का तरीका होता है और सरकार का जो बजट बनाने का तरीका होता है, उसमें कुछ अंतर होते हैं। अंतर किस तरह से होता है, मैं पहले आपके बजट को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हैं आप, ठीक है। आपको पहले आय हुआ, मान लीजिए आय हुआ 100 रुपए का, ठीक है। पहले आपके केस में आप बजट बनाएंगे तो सबसे पहले आपका आय होगा, आय होगा। उसके बाद फिर आप जो है ये तय करते हैं कि कहाँ कहाँ हम व्यय करेंगे और सारी चीज़ें क्या करेंगे। देखें, मैं आपके केस को समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि सरकार कैसे कैसे काम करती है। ये आप हैं, ठीक है। आप हैं, आपकी आय हुई 100 रुपए की, तो आप इसमें से जो है 50 रुपए जो है खर्च कर दिए अपने जीवन शैली को जीने के लिए, ठीक है। 50 रुपया आपने खर्च किया, 50 रुपये आपने खर्चा कर दिया। जैसे खाना हुआ, कमरे का किराया हुआ, कपड़ा हुआ और इन सारी चीज़ों में। उसके बाद बचा कितना आपका 50 रुपया। तो 50 रुपया आप क्या करेंगे, बैंक में ले जाके इसको बचत करेंगे, ठीक है, बचत करेंगे। यानी ये एक प्रकार का आपका निवेश हो गया, आपने निवेश किया। चूँकि ये आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा और इससे आपको एक जो परसेंटेज मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में ही, आप रियल इस्टेट में और सारी चीज़ों पे आप जो है उसको निवेश करते हैं, वो आपके लिए एसेट की तरह काम करता है। एसेट का मतलब ये होता है कि वो आपके लिए आय का सृजन करे, आपके लिए अतिरिक्त आय दे। यानी कि जैसे मान लीजिए आप बैंक में जमा करते हैं तो जो 4-5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो आपके लिए ये जो बचत है वो एसेट की तरह काम करता है। यानी कि आपको कुछ पूंजी आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलता रहता है, एक लाभांश, ठीक है। उसी तरह से आप कहीं भी निवेश करेंगे तो फायदा उसमें होगा, तो वो आपके लिए एसेट की तरह काम करता है, ठीक है। बचत हो गया, ये आपका बचत। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में जमा किया, तो ये आपका बचत जो है वो किसी के लिए निवेश होगा। बैंक क्या करेगी, बैंक अपने पास रख के उसको नहीं रख सकती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना है बैंक को। तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगी तो उससे ज़्यादा कमाएगी, तभी तो आपको इंटरेस्ट देगी। तो वो भी कहीं निवेश करती है। तो निवेश क्या करेगी, वो लोन दे देगी किसी को। तो लोन जो लेगा तो वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम में आ जाएगा चूँकि उसको बढ़े हुए रेट पर बैंक को भी इंटरेस्ट देना है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, यानी आपका बचत दूसरे का निवेश। कहने का मतलब ये है कि आप जब बजट बनाते हैं अपना, तो आप अपने आय के हिसाब से बजट बनाते हैं। जितना आपका आय होता है, जैसे 100 रुपये का आय हुआ, तो उसी हिसाब से आप बजट बनाएंगे कि 50 रुपया हमारा ये खर्चे में आ जाएगा और 50 रुपया जो है हम बचत कर लेंगे, ठीक है, आगे भविष्य के लिए। तो इस तरह से आप और हम जो है बजट बनाते हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसे बजट नहीं बनाती। अब भारत सरकार का बजट क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं। भारत सरकार जो है बजट का तरीका ये नहीं तय करती कि मेरा आय कितना है। सबसे पहले वो ये तय करती है कि ग्रोथ रेट हमें कितना चाहिए। यानी कि हमें, यदि किसी देश में ग्रोथ रेट 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब वो देश जो है स्थिर हो चुका है, अब वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही। यदि ग्रोथ नहीं होगी तो अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा। अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जीवन स्तर घटेगा, बहुत सारी चीज़ें, नेशनल कैपिटल जो आय होगी नेशन की वो भी घटेगी। मतलब सारी चीज़ें बहुत ही ये
इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रोथ यदि शून्य है ये बहुत खराब माना जाता है। तो सरकार ग्रोथ रेट को अपने कम नहीं कर सकती है। यदि वो सकारात्मकता की तरफ सोचती है तो आप वो जो है एक ग्रोथ रेट तय करती है और ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए फिर अपने खर्चे को तय करती है। तो जैसे मान लीजिए पहले भारत सरकार क्या तय करेगी कि अपना ग्रोथ रेट तय करेगी। ग्रोथ रेट देखिए, इसका आय अभी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इसने ग्रोथ रेट अपना तय कर लिया। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने ग्रोथ रेट को तय करिए, ग्रोथ रेट के हिसाब से खर्चा करिए, तो आप भी भारत सरकार की तरह आगे जाएंगे। लेकिन भारत सरकार अभी देखिए कितने प्रॉब्लम में है, तो आप इसको भी समझिएगा। ग्रोथ रेट जो है ये मान लीजिए इसने 8% तय कर लिया, ठीक है। अब इसको 8% जो है ग्रोथ रेट प्राप्त करना है, 8% ग्रोथ रेट प्राप्त करना है। तो इसके लिए अब ये क्या करेगी, ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि निवेश करें। निवेश यानी खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा किस तरह से करेगी, तो ये खर्चा करती है, मान रहे हैं कि ये 500 रुपये खर्चा किया, 500। देखिए, जबकि वास्तव में ये 500 रुपया नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो 2022-23 का बजट है उसमें 39.5 लाख करोड़ रुपया का खर्चा है। 39.5 लाख करोड़ मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब 500 रुपया जो है ये खर्चा करने की बात हो गई कि 500 रुपया यदि हम खर्चा करेंगे तो हमको 8% ग्रोथ रेट प्राप्त होगा, एक अनुमान लगा लिया गया। अब भारत सरकार के पास अब ये देखा जाएगा कि हमारे पास आय कितनी है। व्यय का तो हमको पता चल गया कि 500 रुपया हमें खर्चा करना है, लेकिन अब आय का कैसे पता कि आय हमारे पास कितना होने, वो तो सिंपल चीज़ है कि आय कितनी होनी है वो तो सरकार को पता ही चल जाता है। तो आय में कितने प्रकार की आय होगी दिखाई दे रहा है, हाँ। एक होगा टैक्स से यानी कर से, और दूसरा होगा नॉन टैक्स से यानी गैर कर से। नॉन टैक्स से बहुत कम होता है, टैक्स से जो है मान लीजिए हुआ 350 का, ठीक है। 350 रुपया टैक्स से आ गया, और 50 रुपया मान लेते हैं कि नॉन टैक्स यानी गैर कर से आ गया। टोटल कितना हुआ, टोटल 400, ठीक है। और हमको ज़रूरत कितनी है, 500 की। देखिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है। जब ये बजट मैं लास्ट में चर्चा करूँगा, अभी मैं बजट के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। जब मैं बजट चर्चा करूँगा तो एग्जैक्ट डेटा के साथ में एनालिसिस करूँगा। ये ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें समझ लें, उसके बाद मैं जब बजट डिस्कस करूँगा तो आप उसको बहुत अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। एक सीढ़ी जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ आप वैसे चढ़ते चलिए, आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा ही आप बोलने लगेंगे, हर जगह सिर्फ आप इकोनॉमिक्स की भाषा भूलेंगे, मैं इतना कंफर्टेबल कर दूंगा। देखें 350 रुपया ये टैक्स से आ गया, ठीक है। और नॉन टैक्स से बहुत कम अर्निंग होती है भारत सरकार की, तो मान लीजिए 50 रुपये आ गया, यानी टोटल जो है 400 रुपये का अर्निंग हो गया। अब आप देखें कि 500 रुपये हमें खर्चा करना है, लेकिन हमारी अर्निंग अभी 400 हो पा रही है, तो 100 रुपया हम कहाँ से लाएंगे, यही मसला है। सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार की यही है कि हमारी जो आमदनी है वो कम है, खर्चा ज़्यादा है। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब है। तो इससे जो है भारत में आपने हमेशा देखा होगा कि राजस्व घाटा चल रहा है, राजकोषीय घाटा चल रहा है, यानी घाटे की ही बात होती है। तो यानी घाटे की ही हमको व्यवस्था करना है, तो हम घाटे की वित्त व्यवस्था पे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताते हैं। यानी कि हम यदि ये सोचें कि ये 500 है और मेरे पास अर्निंग का स्रोत 400 है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मैं 100 रुपया कहाँ से लाऊं। तो 100 रुपया लाने के जो हमारे पास तरीके हैं वो ऋण है। यानी कि हम ऋण लें, चाहे आरबीआई से लें, चाहे जो है पब्लिक से लें, या फिर जो है पब्लिक अकाउंट से लें। जो हमारे पास संसाधन हैं मैं उनसे जो है अपना ऋण लूँ या फिर विनिवेश करूँ। और क्या ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से हमको सोच के बताएं। कमेंट बॉक्स से आप हमको बता सकते हैं कि क्या तरीके आपके पास में हैं कि यदि आपको देखें आप 500 को घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि 500 को घटाएंगे तो देश नीचे जाने लगेगा। ये आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आपने तय कर लिया है कि हमको ग्रोथ रेट इतना चाहिए, उसके लिए खर्चा तय हो गया है कि 500 होगा, और आपके पास अर्निंग है 400 रुपये की।
आपको 100 रुपया अतिरिक्त चाहिए। ये 100 रुपया केवल 100 रुपया नहीं है, नहीं तो हम भी अपने जेब से दे देते हैं। ये 100 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन होगा 10-20 लाख करोड़ रुपया। तो ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इसको जो है कहाँ से मैनेज करेंगे? तो आपके पास कोई तरीके हैं, अगर आपको कोई तरीका मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा तरीका और हो सकता है। लेकिन जो भारत सरकार को जानकारी है इस तरीके की, तो वो ऋण है। ऋण ले सकते हैं या विनिवेश करें या फिर एसेट मोनेटाइजेशन करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जो विनिवेश होता है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, निजीकरण जैसी बातें हो रही हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर दूंगा। आप बहुत अच्छी समझ अपनी बना ले जाएंगे। किसी से बात करेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ तार्किक आप बात कर रहे हैं। तो हम आपको ले चलते हैं कि ये 100 रुपये की व्यवस्था कैसे हो। देखिए, जैसे भाई आपके पास आय कम है, यानी जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार की आय जो है, देखिए हम लिख देते हैं आय, मान लीजिए ये है 400 रुपया। अब सरकार को जो है व्यय करना है 500 रुपया। किसके लिए? ग्रोथ प्राप्त करना है हमको, मान लीजिए 8%। ये किसके केस में हम लिख रहे हैं? भारत के केस में। तो हम ऐसा ना करें कि 400 रुपया है भाई, हमारी आय कम है तो हम कम में ही काम चला लें। जैसे हम लोग करते हैं कि यदि हमारे पास 500 रुपया है तो हम 500 में ही काम चलाएंगे भाई, अपनी जो संसाधन है उतने में ही काम चलाएंगे, लोन लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम 400 में ही क्यों ना 400 ही व्यय करें, उससे जो ग्रोथ रेट प्राप्त होता है वो प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए अतिरिक्त आय का सृजन नहीं होगा, तो भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये तो लोन लेके काम चलाया जा सकता है, लेकिन जब ग्रोथ रेट नीचे आने से जो समस्या उत्पन्न होगी, आप उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी बहुत बुरी स्थिति होगी। ठीक है, उसमें होगा क्या, मैं आपको एक शार्ट में बता रहा हूं। जैसे ग्रोथ रेट कम हो जाए, ग्रोथ रेट कम होने का मतलब है कि देश में उत्पादन कम होने। देखो, ग्रोथ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उत्पादन से। ग्रोथ कम यानी उत्पादन कम। यदि उत्पादन कम हो जाएगा तो देश की आय कम हो जाएगी। देश की आय कम हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी तो लोगों का जीवन स्तर निम्न होने लगेगा। ठीक है, देखिए जीवन स्तर तो वैसे भी हम लोगों का बहुत ही डाउन है। कहा जाता है कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ के कुत्तों की जो व्यवस्था है उनसे हम बिलो हैं, यानी जानवरों की व्यवस्था से भी हम बिलो हैं। तो अब सोचें कि अगर उत्पादन और भी घट जाएगा तो हमारी स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी, यानी हमारा जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। जीवन स्तर निम्न होने से जो है क्या होगा कि भाई जब खाने को नहीं हो रहा है तो बचत क्या करेंगे, तो बचत भी निम्न हो जाएगा। यदि बचत निम्न हो गया तो हम क्या, जब बचत नहीं हो रहा है तो निवेश क्या होगा, जब बैंक में हम ले ही नहीं जाएंगे तो लोगों को निवेश कैसे बढ़ेगा, तो निवेश कम हो जाएगा। तो पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी। पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी तो उत्पादन की क्षमता घटेगी। उत्पादन की क्षमता घटेगी तो उत्पादन और भी नीचे आएगा, यानी कि देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आप उसकी परिकल्पना में आप जब जाएंगे तो उसी तरह से है जैसे आप गैलेक्सी के बारे में जो जियोग्राफी में टहलें तो ऐसे एक्सपैंड होता जाता है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक्सपैंड होती जाएंगी। कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये ग्रोथ रेट जो है भाई ये मेंटेन करते रहो। ठीक है, तो ये 400 रुपया का हम 100 रुपया मैनेज करेंगे, लेकिन इसको घटने नहीं देंगे यदि आपको सही से जीवन जीना है और देश को आगे ले चलना है। अगर देश आगे नहीं चलेगा तो जिस देश को आप नाव की तरह समझें। यदि नाव देश है तो नाव यदि अच्छे से चलेगी तो आप भी अच्छे से चलेंगे, लेकिन जब नाव डूब जाएगी तो आप भी साथ में डूब जाएंगे। तो आप देश को नाव की तरह समझें, यानी कि जब नाव तैरेगी अच्छे से चलेगी तो आप भी अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक है, तो हम 100 रुपये की व्यवस्था बनाते हैं। 100 रुपये की व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं बताऊं आपको। एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ये हमेशा जो आपका खर्चा है ये हमेशा बढ़ता रहता है। मैं एक डेटा आपको बता देता हूं। 2020-21 में तकरीबन 30.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया गया। ठीक है, 2021-22 में
तकरीबन 34.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया गया। अब 2022-23 की जो स्थिति है उसमें 39.5 लाख करोड़ रुपया के आसपास खर्चा करने का व्यवस्था है। ये हमेशा बढ़ता रहेगा। और आपकी चूंकि हमारे देश की आय जो है लगातार उस हिसाब से नहीं बढ़ती है जितना हमको बढ़ना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम की ही दिक्कत है। इसी कारण जो है अपनी आय को कुछ बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जीएसटी का प्रावधान किया। जीएसटी से कुछ ग्रोथ बढ़ना चाहिए था, लेकिन जीएसटी का कुछ प्रॉब्लम रहा, मैंने आपको उसके संदर्भ में चर्चा किया। देखिए, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इतनी खामियां हैं कि जिसकी भरपाई जो है ये जो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ये कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं कि अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों बनना चाहता है? इसमें एक चीज़ की सिक्योरिटी है कि आप सिक्योर हो जाएंगे, आपको कोई भगा नहीं पाएगा, आप कोर्ट तक जाके लड़के आएंगे। और दूसरा ये कि आप मक्कारी की पराकाष्ठा कर सकते हैं। इसमें पावर भी है और पैसा भी है। पावर और पैसा मैनेज करने के लिए ही आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ आता है। ये गवर्नमेंट कल्चर इसीलिए आया है कि इसमें आप सिक्योर हैं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपके पास पावर है, आप जो है सारी सिस्टम आपके हिसाब से काम करेगा, इसलिए लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ। आपको लगता है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वो करोड़ों के पैकेज विदेशों से छोड़ के आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं, वो एक राजा की भांति काम कर रहे हैं ज़िले में। तो आपको क्या लगता है कि 1000 का पैकेज उनको काटने दौड़ रहा था? काटने नहीं दौड़ रहा था, कुछ और मसले हैं। मैं उसको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि क्यों वहाँ पे कोई भगत सिंह जैसी सोच किसी की नहीं है। कोई भगत सिंह जैसा आप सोच रहे हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां कोई बना बैठा है, तो ये आप गलत फहमी में ना रहें कि कोई अशफाक उल्ला खां की सोच का है, भगत सिंह की सोच का है, जो वहाँ से 100 करोड़ों का पैकेज छोड़ के आके यहाँ पे 1 लाख की सैलरी में काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े साठ गांठ की व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिससे लोग वहाँ से इतने बड़े पैकेज को, आप सोचें कि जो अमेरिका में आदमी काम कर रहा था 1 लाख 5 लाख 1 करोड़ के पैकेज पे, और वो वहाँ से नौकरी छोड़ के भारत में आता है आईएएस अधिकारी बनने, और वहाँ यहाँ पे जो स्टार्टिंग शुरू होती है 80,000 85,000 70,000 से, तो इतना बेवकूफ़ वो नहीं था कि अमेरिका जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे कभी नहीं मिलेंगी। आप जहाँ पे आपकी छोटे छोटे ज़िलों में पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन तमाम अव्यवस्था को झेलने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाओं को छोड़ के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, और दाल में काला नहीं है। यदि भारत में दाल में काला होता तो भारत अभी तक विश्व गुरु नहीं महाशक्ति के रूप में आ गया होता, जो कि धीरे धीरे आ रहा है। हम लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, आ रहे हैं, लेकिन अगर दाल में काला होता तो हम लोग जो है महाशक्ति के रूप में आ गए होते, हम चाइना के कंपटीट में होते। लेकिन अब चाइना यहाँ है, चाइना यहाँ है, हम यहाँ हैं। कहने की बात तो अलग है, लेकिन चाइना यहाँ है, हम यहाँ पे हैं, मतलब हम अभी बहुत गैप है। और गैप इसलिए है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आप जब इसको सही से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं इसको आपको समझाऊंगा जब आपका इकोनॉमिक्स का अच्छा समझ बनती जाएगी, तो आप सारी चीज़ें खुद से ही समझते चले जाएंगे। तो आपको कोई चश्मा लगा के बताएगा कोई बात, तो आप उस पे नहीं, आप अपने बुद्धि का यूज करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध भगवान जी ने कहा था कि आप दूसरों की बात ना सुने, आप अपनी बात सुने। ये खोपड़ी जो है, जो लेके बड़ी सी खोपड़ी टहल रहे हैं, ये आप खुद से यूज करें इसका। आप दूसरे की खोपड़ी पे क्यों इतना विश्वास करते हैं, जो कि आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है? आप अपनी खोपड़ी का यूज करिए, जो एकदम ऊपर लेके मटके की तरह टहल रहे हैं, उसका यूज करिए। उसका यूज करेंगे तो देश बदल जाएगा, और देश बदल जाएगा तो हम लोग विश्व गुरु थे और विश्व गुरु हो जाएंगे, और हम एक महाशक्ति के रूप में आएंगे। हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम, आप सोचते हैं कि हमारे मोदी जी को कोई प्रेम करता है? विश्व पटल पे कोई किसी का मित्र नहीं है। हम लोग बड़े भावनात्मक लोग हैं, इसलिए हम लोग जो है
ये मान सकते हैं कि कोई किसी का मित्र होता है, लेकिन कोई किसी का मित्र नहीं है। विश्व पटल पे सब एक दूसरे के व्यापारिक संबंध है। जितना जिससे अच्छा व्यापार उतना उसका अच्छा मित्रता। तो यानी हमारे मोदी जी को कोई पसंद नहीं करता, हमारे मोदी जी के पास जो क्षमता है व्यापार की, उस व्यापार की क्षमता को लोग पसंद करते हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए, रसिया हमारा कोई मित्र नहीं है, रसिया से हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए रसिया हमसे बहुत अच्छा बहुत अच्छे संबंध है। अभी पाकिस्तान से हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत ज़्यादा $1 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार होने लगे, तो पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। आप इस चीज़ को समझें कि हम एक असंतृप्त मार्केट है। असंतृप्त मार्केट यानी कि हमारे यहाँ कुछ भी ला के बेचो बिक जाएगा। और ये जो बड़े बड़े देश हैं ये सब खोखले हो चुके हैं, इनके पास अब क्षमता नहीं है कि ये सरवाइव कर सकें। तो ये सरवाइव के लिए मर रहे हैं और हम लोग जो है ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो ये एक सकारात्मक है, लेकिन ये सरवाइव के लिए लड़ रहे हैं, यानी ये डूब रहे हैं। जिस पतवार में बैठे हुए हैं, जिस नौका में, वो लगातार डूब रही है। यदि वो डूबने नहीं पा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी सहयोग है, इसलिए हम इनको नहीं डूबने दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इस खेल को समझने के लिए आप इकोनॉमिक्स को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यदि आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे हैं तो इस खेल को आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको सीधा खेल से इधर बजट की तरफ जोड़ता हूँ। देखें, 400 हमारा आय है, व्यय हमारा 500 है, ग्रोथ हमें 8% प्राप्त करना है। यदि लेकिन यहाँ से नहीं शुरू होता है, ये शुरू इधर से होता है। 8% हमको ग्रोथ रेट प्राप्त करना है तो 500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आय है वो 400 है, यानी हमको 100 रुपये की व्यवस्था करना है। तो इसके लिए व्यवस्था के लिए क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका है ऋण। हम ऋण लें। ऋण लेने के लिए हम किनके पास जाके ऋण ले सकते हैं? तो पहला है हमारे पास जो हमारे देश का बैंक है RBI, इसके पास पैसा छापने की व्यवस्था है। जितना पैसा आप हुक्म करेंगे उतना ही पैसा आपको छाप के दे देगा। ये पहले की व्यवस्था थी, जिसको कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। उसमें यही होता था कि भारत सरकार कहती थी कि आप ये लीजिए प्रतिभूति, आप हमको पैसा छाप के दे दीजिए। मैं उसके बारे में थोड़ा 1 मिनट बाद आता हूँ। और दूसरी व्यवस्था है पब्लिक से। पहला RBI से आप लोन ले लें, या फिर आप जाके पब्लिक से बांड या बिल जारी करके आप ले लें। बांड और बिल में क्या अंतर होता है, एक चीज़ आप जान लें। बिल जो होता है वो भी ऋण पत्र है, और बांड जो है वो भी ऋण की प्रकृति का ही होता है। दोनों एक्चुअली में ऋण के ही प्रकृति के होते हैं, बिल और बांड। लेकिन बिल जो होता है वो 1 वर्ष से कम अवधि का होता है, और बांड जो है 1 वर्ष से अधिक अवधि का होता है। यानी बिल अल्पकालिक होता है और बांड जो है दीर्घकालिक होता है। अब बिल बांड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखें, RBI से ले सकते हैं और पब्लिक से ले सकते हैं, और तीसरा जो तरीका है पब्लिक अकाउंट से ले सकते हैं। पब्लिक अकाउंट यानी लोक निधि से, ठीक है। और एक तरीका दूसरा ये है, ए इसको मान लें, दूसरा विनिवेश का कॉन्सेप्ट जो भारत में आया, ये जो है 1991 में मनमोहन सिंह साहब ने दिया था। 1991 में मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि जो ये, इसको मैं समझाऊंगा तब आप समझेंगे। तो यहां से जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं उनको जो है दूर करने का तरीका जो है विनिवेश होगा, जो अभी हो रहा है, ठीक है। तो विनिवेश का तरीका जो बताया था वो श्री मनमोहन सिंह साहब ने बताया था। तो हम अब आते हैं कि RBI से कैसे हम लोग लोन लेते हैं। अब एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपकी अच्छी समझ में बनाता चला जाऊंगा। अब हम आपको बताते हैं कि RBI से हम लोग लोन लेना शुरू करते हैं कैसे। देखें, हमारे पास जब भी पैसे का अभाव हमको दिखता था तो हमें एक चीज़ समझ में आता था कि भारत सरकार की बैंक कौन है, RBI। तो हम RBI के पास जाएं और उससे पैसा लें। शुरू हमने ये किया कि जैसे मान लीजिए लोकसभा चल रहा है,
तो यानी डेली जो खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए हम आरबीआई से लोन लेते थे और उसके एवरेज में प्रतिभूति जारी करते थे। ये आरबीआई से हमने, ये समझो भारत है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार ने इनको दिया प्रतिभूति और इन्होंने हमको दिया पैसा, ठीक है, पैसा। तो हम इनको प्रतिभूति देते थे, ये हमको पैसे की वित्त व्यवस्था की व्यवस्था जैसी नहीं थी ये। पहले जैसे मान लीजिए लोकसभा को चलाने के लिए जो डेली खर्चे की ज़रूरत होती है, तो हमको कुछ नहीं दिखता था तो हम आरबीआई के पास पहुँचे, एक बांड दिए, प्रतिभूति दिए और उनसे जो है पैसा लिए, काम चला लिए। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था इतनी इजी लगने लगी भारत सरकार को कि फिर ये कोई भी काम होता था तो आरबीआई को प्रतिभूति जारी किया और पैसा लिया, काम किया। समझ रहे हैं? अब ये स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि जो हमारी घाटा होता था, घाटा जो आपने देखा कि 500 रुपया हमारा खर्चा है, 400 रुपये मेरी अर्निंग है, तो जो 100 रुपये की व्यवस्था है हम उसको भी इसी से मैनेज करने लगे कि हमने प्रतिभूति जारी किया और पैसा लिया और 100 रुपये का घाटा वो मैनेज कर लिया। तो उसको हम कहते थे घाटे की वित्त व्यवस्था। यानी घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए हम जो है आरबीआई से ले लेते थे और प्रतिभूति जारी किया, काम किया। इससे इतनी खराब स्थिति बढ़ने लगी धीरे धीरे। पहले तो भाई आपने घाटा अपना मैनेज कर लिया, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम भी तो बहुत निगेटिव होगा। तो दूरगामी परिणाम बहुत ही निगेटिव। जो ये प्रतिभूति जारी करते थे इसको हम, भारत सरकार कहती थी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दो प्रकार के होते हैं, एक एडहॉक ट्रेजरी बिल और एक रेगुलर ट्रेजरी बिल। ये जो भारत सरकार अपने वित्त व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जारी करती थी उसको एडहॉक ट्रेजरी बिल कहते थे। और जो रेगुलर ट्रेजरी बिल है ये बैंकिंग में यूज होता है, ये तो समाप्त हो गया है अब, लेकिन अभी रेगुलर ट्रेजरी बिल अभी भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। अब आप देखें, और भारत के पास जो है असीमित अधिकार था कि ये कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितना प्रतिभूति जारी करेंगे और आप कितना पैसा ले लेंगे। आपको जितने पैसे की ज़रूरत थी आप उतना प्रतिभूति जारी करिए और पैसा ले लीजिए। अच्छा देखें, एक चीज़ क्या होता है कि जैसे आप पैसा लिए पैसा लेने से कोई दिक्कत नहीं, पैसा के पास एक क्षमता होती है, वो डिमांड को बढ़ा देता है लेकिन सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन हो, लेकिन पैसे के पास अकेले ये क्षमता है कि वो डिमांड को बढ़ा सकता है, मांग को बढ़ा देगा। तो हुआ भी यही कि जब आप पैसा डालते जा रहे हैं लगातार मार्केट में प्रतिभूति जारी करके, तो लगातार जो है पैसा मार्केट में बढ़ रहा है। इसके निगेटिव इम्पैक्ट मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ। देखें, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई महालनोबिस 20 मॉडल पे, तो उन्होंने पंडित साहब ने कहा कि देखिए यदि तकनीक आड़े नहीं आ रही है, अब देखिए भारत को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप भारी उद्योग में काम करें। तो महालनोबिस साहब के साथ बैठ के पीटी नेहरू साहब चूँकि उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि जो है अब हम भारी उद्योग पे काम करेंगे। तो बात बन गई भारी उद्योग पे काम करने की। तो पीटी साहब ने कहा कि यदि तकनीक यदि आड़े नहीं आ रही है तो पैसा आड़े नहीं आएगा। तो पैसा आड़े नहीं आएगा वो किसके दम से कह रहे थे? इसी आरबीआई के दम से, कि प्रतिभूति जारी करेंगे और पैसा हम ले लेंगे तो पैसा आड़े नहीं आएगा। तो हुआ भी यही कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चूंकि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी, जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी तो बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगा। वो पैसा किसने दिया? ज़्यादातर आरबीआई ने दिया, ठीक है। आरबीआई ने ये सारे पैसे दिए। आरबीआई के पैसा देने से क्या हुआ? ये सारे पैसे मार्केट में आ गए। मार्केट में जब पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होगा? फिर डिमांड को वो बढ़ा देगा। डिमांड को बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो 1962 के बाद जो है एक महंगा भारत का जन्म हुआ। महंगा भारत 1962 के बाद महंगा भारत पैदा हुआ। यानी कि ये किस कारण? यही जो हम करते थे, प्रतिभूति दिए पैसा लिए, ये सारे पैसे जो है मार्केट में आ गए। तो जिससे कि, और यहीं से जो है ब्लैक मनी भी स्टार्ट हुआ, जिसको कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी।
ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि जब आप मार्केट में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ा देंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें ब्लैक मनी भी एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, यानी पैरेलल इकोनॉमी का। तो ये आप आरबीआई से पैसा लेते गए और इन्होंने जो है प्रतिभूति जारी करते रहे और धीरे धीरे ये सारा काम होता रहा। लेकिन आप देखते हैं कि 1990 में हम लोग एकदम से कोलैप्स कर गए, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा योगदान था, घाटे की वित्त व्यवस्था का। तो जो ये व्यवस्था चल रही थी, इस कारण भी हम कहीं ना कहीं 1990 में हम लोग कोलैप्स कर गए। तो फिर आए मनमोहन सिंह साहब ने कहा ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म करनी पड़ेंगी, घाटे की वित्त व्यवस्था को। लेकिन घाटे की वित्त व्यवस्था ने इतनी मजबूत जड़ें बना ली थी कि उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं था। तो 1991 में वो चाह के भी इसको नहीं ख़त्म कर पाए। ये धीरे धीरे जाके घाटे की वित्त व्यवस्था 1997 में वो शुभ दिन आया जब इसको ख़त्म किया गया। लेकिन आज भी इसमें अब नए प्रावधान हो गए हैं। नया प्रावधान ये है कि यदि आरबीआई से क्या प्रतिभूति जारी करके अब पैसा नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है, लेकिन वो अब तरीका ये नहीं है कि पहले अनलिमिटेड था कि कितना आप चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन 1997 के बाद ये तय हुआ कि आप आरबीआई से पैसा ले सकते हैं उधार के तौर पर, लेकिन आप लिमिट नहीं तय करेंगे, उसमें आरबीआई आपके लिए लिमिट तय करेगा। आरबीआई आपको जो लिमिट देगा आप उतना ले सकते हैं। और वो जो व्यवस्था है वो आप डेली यूज़ के लिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया और उसको दिया, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले की घाटे की वित्त व्यवस्था से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1997 में घाटे की वित्त व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। घाटे की वित्त व्यवस्था ख़त्म हो गई, तो अब आगे हम आपको साफ करके बताते हैं। देखें, जो सरकार जो है अब जो तय हुआ बेस एंड मीन्स एडवांसेस, इसमें यह होता है कि जो पहले आरबीआई से आप पैसा लेते थे अनलिमिटेड प्रतिभूति जारी करके, अब वो व्यवस्था 1997 में ख़त्म हो गई। अब इसमें ये व्यवस्था किया गया बेस एंड मीन्स एडवांस में कि आप जो है आरबीआई से उधार के रूप में पैसा ले सकते हैं, लेकिन वो डेली यूज के लिए होंगे। आप अपने घाटे को मैनेज करने के लिए आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये बेस एंड मीन्स एडवांस में क्या हुआ कि आप अपने डेली के खर्चे, जैसे मान लीजिए लोकसभा चालू है, उसके कुछ खर्चे हैं तो आप आरबीआई से ले लिए, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि आप जो है आप अपने घाटा जो है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको मैनेज करने के लिए ले लिए। ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई और इसमें जो लिमिट तय होगा उसको आरबीआई लिमिट तय करेगा। जो इसका लिमिट होगा कि कितना आप ले सकते हैं, तो उस लिमिट को जो है आरबीआई तय करेगा। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं बाजार से उधारीकरण। बाजार से उधारीकरण, देखें अगला तरीका जो था उधार लेने का, एक तो आरबीआई से हो गया, दूसरा बाजार से यानी पब्लिक से, बाजार से। अब इसमें क्या करती थी भारत सरकार? इसमें भारत सरकार बांड जारी करती थी और पब्लिक से पैसा लेती थी। ठीक है, पब्लिक से पैसा जब लेंगे, देखिए जब पहले हम आरबीआई से पैसा लेते थे तो मनी सप्लाई जो है देश में बढ़ रहा था, मनी सप्लाई बढ़ रहा था, जिससे महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, 1962 के पहले आप देखेंगे तो 100 रुपये से कम में 10 ग्राम सोना था, लेकिन उसके बाद जस्ट जंप कर गया बहुत तेज़ी से, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में। अब बाजार से जब हम उधारीकरण करेंगे तो हम बाजार के पैसे को ही भारत सरकार लेगी। तो बाजार से हम पहले पैसा उठा लिए, बांड जारी किए। मैंने क्या किया, बांड जारी किया। देखो ये हम हैं, ये भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार, भारत सरकार ने क्या जारी किया? बांड। और हमने क्या दिया? पैसा। हम मतलब पब्लिक। ठीक है, हमने भारत सरकार को पैसा दिया और भारत सरकार ने क्या किया? फिर निवेश किया। ठीक है, निवेश किया किस लिए? ग्रोथ प्राप्त करने के लिए। यानी पहले हमको ये बांड दिए, इन्होंने बाजार से पैसा अपने पास लिया,
फिर इन्होंने पैसा फिर बाजार में डाल दिया निवेश करके, यानी कि पैसे की सप्लाई नहीं बढ़ी, जितना पैसा था उतना ही रहा। पैसा देखो, एक बार पैसा सरकार ने लिया, फिर मार्केट में उतना ही पैसा डाल दिया, सरकार ने नए पैसे को मार्केट में नहीं डाला, जिससे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं बढ़ी। इससे क्या होगा, महंगाई संतुलित रहेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बाजार से जब हम लेते थे तब ये तरीका था बाजार से उधारीकरण करने का। अब तीसरा तरीका है पब्लिक अकाउंट से। मैं अब इसको आगे बताऊंगा, नहीं क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे इकोनॉमिक्स में, और मैं सारे एंगल खोल दूंगा और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप देश को उन्नति पे ले जा सकते हैं। मैं ये क्लासेस ख़त्म करने के बाद यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इस मुद्दे पे बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।